बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे यकीन है कि मेरे तमाम बेटियां और बेटे खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे। वेलकम बैक टू एमडी कैट पास पेपर सीरीज, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं तमाम सूबों के तमाम सालों के पास पेपर को। और मैं हमेशा से आपको ये कह रहा हूँ, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी इदारे या किसी भी टीचर, इवन मेरे अपने बनाए हुए 10 FLPs या 100 MCQs को डिस्कस करने से बेहतर है कि आप अपने पास पेपर में से एक पास पेपर को उठाएं और उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करें। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, मैं जिस तरह आपको डिस्कशन करवा रहा हूं, तो मेरी ये कोशिश है कि जो भी क्वेश्चन हमारे सामने हो, आपने वो टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको इतने अच्छे तरीके से करवा दूं कि अगर उसकी तरह का भी कोई क्वेश्चन उस टॉपिक में से आ जाए तो आप उसको पेपर में इजीली कर लें। तो मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे करवाए हुए या हमारे डिस्कस किए हुए पास्ट एक साल के पास पेपर का मतलब है कि आप 100 MCQs को डिस्कस करें या आप 10 FLP जो है वो किसी इदारे के या किसी टीचर के बनाए हुए करें। मतलब आप 10 FLPs और 100 MCQ से बेहतर है कि आप ये एक साल की डिस्कशन ले लें। आज हमारे पास जो पेपर है वो बेटे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो 2024 का रिकंडक्टेड पेपर है वो है हमारे पास, और बड़ा ही मजा आने वाला है। बड़ी चीजें आज आप सीखने वाले हैं और इंशाल्लाह ताला पेपर की डिस्कशन के बाद आपको ये रियलाइज होगा, ये यकीन होगा कि ये डिस्कशन 100 MCQs नहीं बल्कि 200 MCQ से बेहतर थी। तो स्टार्ट करते हैं MCQ 1 से। MCQ 1 है बेटे, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल एज रिक्वायर्ड डैश गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। अच्छा, अब देखें, ये वो सेंटेंस है जो 9th 10th क्लास में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बच्चों को दिया जाता है क्या करने के लिए, आर्टिकल पढ़ाने के लिए, आर्टिकल और खासतौर पर डेफिनेट आर्टिकल पढ़ाने के लिए, डेफिनेट आर्टिकल समझाने के लिए। अच्छा, अब यहां पर एक बात पल्ले बांध लें कि गोल्ड हमारे पास कौन सा नाउन है। गोल्ड है हमारे पास बेटे मटीरियल नाउन। अब मटीरियल नाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन साथ में क्यों लिख रहा हूं, उसकी रीजन ये है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में दो ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो कि जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जो मैं समझता हूं कि गलत है। जैसे देखिए, आपको पहली बात ये बताई जाती है कि बेटे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता। देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल आता भी है और आर्टिकल नहीं भी आता, दोनों सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। और दूसरा आपको बताया जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं होता। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं होता। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उन नाउन्स को बोलते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता तो इट डजंट मीन कि उनका प्लूरल नहीं होता। जैसे देखिए, अगर मैं जल्दी जल्दी से आपको बोलूं कि ड्रीम का प्लूरल बेटे क्या होता है, तो आप डेफिनेटली बोलेंगे कि ड्रीम का प्लूरल क्या होता है, ड्रीम्स होता है, जबकि ड्रीम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर मैं आपसे बोलता हूं बेटे फीलिंग का प्लूरल क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर फीलिंग का प्लूरल फीलिंग्स होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इमोशन का प्लूरल क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर इमोशन का प्लूरल क्या होता है, इमोशंस होता है। अब ये जितने वर्ड्स हम लिखेंगे ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, लेकिन आपके सामने उनका प्लूरल बन रहा है। तो एक बात जहन से निकाल दें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल होता है, हाँ कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं कि उनका प्लूरल नहीं होता। मतलब आप करप्शन का प्लूरल नहीं बना सकते। अब जैसे अभी मैं आपसे बोलूं कि यार करप्शन का प्लूरल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर करप्शन का कोई प्लूरल नहीं होता। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटे डेमोक्रेसी का क्या प्लूरल होता है, आइडिया है ना, तो इसका मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मैं आपसे बोलूं कि डेमोक्रेसी का प्लूरल क्या होता है, तो एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डेमोक्रेसी का कोई प्लूरल नहीं होता। लेकिन एज अ कंट्री, जब आप डेमोक्रेसी को एक कंट्री के तौर पर ले रहे होंगे तो फिर आप जरूर कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का प्लूरल क्या होता है, डेमोक्रेसीज होता है। तो एक बात तो ज़हन से निकाल दें कि ये जो दो रूल्स आपको बताए जाते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए, इनको ज़हन से निकाल दें कि ऐसा नहीं है कि इनके साथ आर्टिकल नहीं आता और ऐसा नहीं है कि इनका प्लूरल नहीं होता।
कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनका प्लूरल नहीं होता, लेकिन कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनका प्लूरल होता है। नंबर 2, जहां तक आर्टिकल की बात है, देखिए हम मटेरियल नाउन की बात कर रहे हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हो। देखिए मैंने आपको शुरू से एक बात बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश किया है कि अगर मैं आपसे बोलूंगा ना बुक कौन सा नाउन है, तो आपने सिर्फ इतनी बात बोलकर चुप नहीं होना कि बुक कॉमन नाउन है। बुक कॉमन नाउन होने के साथ साथ क्या है, काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल होने के साथ साथ क्या है, कंक्रीट नाउन है। ये मैंने आपको नाउन वाले लेक्चर में बड़ी डिटेल से समझाने की कोशिश की है कि शायद आपको ये बात पल्ले पड़ जाए। और अगर आप ये बात समझ आते हैं ना कि सर क्यों कह रहे हैं कि बुक कॉमन नाउन भी है, काउंटेबल नाउन भी है, कंक्रीट नाउन भी है, तो बेसिकली आप क्वांटिफायर भी समझ आते हैं, आप आर्टिकल भी समझ आते हैं, आप 33% ऑफ योर प्रॉब्लम जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वो भी आपकी सोल्व हो जाती हैं। बहरहाल देखें, आपका नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या आपका नाउन कंक्रीट नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, आपने याद रखना है आप किसी भी नाउन को सेंटेंस में दो तरह से ट्रीट करते हैं। या आप उसको कॉमनली ट्रीट करते हैं यानी कि एज अ कॉमन नाउन ट्रीट करते हैं, या आप उसको प्रॉपरली ट्रीट करते हैं यानी कि एज अ प्रॉपर नाउन ट्रीट करते हैं। जैसे देखें, जब आप कॉमनली ट्रीट करेंगे ना, मतलब आप उसके बारे में यूनिवर्सल बात करेंगे, ऐसी बात करेंगे जो उस जैसी तमाम चीजों के लिए होगी, तो आप उसको कॉमनली ट्रीट करें तो आपको उसके साथ आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ये सेंटेंसेस देखिएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहां पर आप ऑनेस्टी के बारे में जनरल बात कर रहे हैं, कॉमन बात कर रहे हैं। इसी तरह लव इज ब्लाइंड, आप लव के बारे में कॉमन बात कर रहे हैं, विजडम के बारे में कॉमन बात कर रहे हैं। हम यहां पर किसी स्पेसिफिक प्रॉपर ऑनेस्टी, लव या विजडम की बात नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या है कि हम इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम इनको स्पेसिफाई करेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या मटेरियल नाउन हो, तो आप उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे अगर आप उनको स्पेसिफाई कर रहे हैं। जैसे देखें, द ऑनेस्टी ऑफ दिस मैन, अब हम यहां पर सिर्फ किस ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, उस आदमी की ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं। इसी तरह द लव बिटवीन द मदर एंड चाइल्ड, अब हम किस लव की बात कर रहे हैं, जो मदर और चाइल्ड का है। इसी तरह वी शुड फॉलो द विजडम ऑफ आवर एल्डर्स, अब हम किस विजडम की बात कर रहे हैं, अपने एल्डर्स की विजडम की बात कर रहे हैं। यहां पर हम ऑनेस्टी को प्रॉपरली यानी कि एज अ प्रॉपर नाउन ट्रीट करें तो हम उसके साथ स्पेसिफाई करें तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। इसी तरह लव को स्पेसिफाई करें, डेफिनेट आर्टिकल आएगा। इसी तरह विजडम के साथ क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा। तो ये सोचे समझे बगैर कि आपके सेंटेंस में आपके काइंड की टाइप कौन सी है, आपने बेटे ये देखना है कि आप उसको सेंटेंस में ट्रीट किसके तौर पर कर रहे हैं। आप उसको कॉमन नाउन के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं या प्रॉपर नाउन के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। कॉमन नाउन के तौर पर ट्रीट हो रहा है तो आप उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं तो फिर आपने उसको किसके साथ लिखना होता है, डेफिनेट आर्टिकल के साथ लिखना होता है। और मैं हमेशा से कहता हूं, देखें ये 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, अगर आप ये 3 सेंटेंसेस समझ आते हैं ना तो बिलीव मी आपको आर्टिकल समझ में आ जाता है। इन 3 सेंटेंसेस को पल्ले बांध लें। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, डैश मैन इज मॉर्टल। पहला सेंटेंस आपके पास क्या है, डैश मैन इज मॉर्टल। सेकेंड सेंटेंस है आई मेट डैश मैन ऑन द रोड। और थर्ड सेंटेंस आपके पास डैश मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माय अंकल। अगर आप इन 3 सेंटेंसेस की नेचर को समझ आते हैं ना, मोड को समझ आते, तो बिलीव मी, या आप ये समझ लें कि आपने सारे का सारा आर्टिकल पढ़ लिया है, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। देखें पहले वाले सेंटेंस में यहां पर हम जिस मैन की बात कर रहे हैं, हम किसी खास पर्सन की बात नहीं कर रहे। हम यहां पर मैन का वर्ड यूज करके हम पूरी नस्ले इंसानी की बात कर रहे हैं। हम एक यूनिवर्सल बात कर रहे हैं जो दुनिया में मौजूद तमाम आदमियों के बारे में, इंसानों के बारे में। तो हम उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल बात कर रहे हैं। ये वो बात है जो पूरी नस्ल इंसानी के बारे में, पूरी रेस के बारे में। तो ऐसी सूरत में आपने याद रखना है, जब भी आप किसी नाउन यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ आप उसको यूनिवर्सल ले रहे होंगे, जब आप
बात कर रहे होंगे जो पूरी उसकी पूरी जॉनर के बारे में होगी, पूरी ब्रीड रेस के बारे में होगी, तो आपने उससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। जैसे यहां पर हमने ऑनेस्टी से पहले, लव से पहले, विजडम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया, तो यहां पर आपका सेंटेंस होगा मैन इज मॉर्टल। इससे पहले आपको कोई भी आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप मैन के एम को क्या करेंगे, सेंटेंस के स्टार्ट के तौर पर क्या करेंगे, कैपिटल कर देंगे। अब सेकंड सेंटेंस देखिएगा, आई मेट डैश मैन ऑन द रोड। अब पहली बात यह है कि जैसे आप ये सेंटेंस पढ़ेंगे ना, आई मेट डैश मैन ऑन द रोड, तो आप मैन के वर्ड को समझेंगे कि यहां पर हम पूरी नस्ल इंसानी की बात नहीं कर रहे। इस वाले मैन का मतलब क्या था कि हम पूरी नस्ल इंसानी की बात कर रहे थे, पूरी इंसानों की बात कर रहे थे। यहां पर मैन का मतलब क्या है, यहां पर मैन का मतलब है कि आप किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं इन जनरल, और वो आपका नाउन आपकी 3 कंडीशंस को पूरा कर रहा है। वो क्या पूरा कर रहा है, वो कॉमन है, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2। कॉमन मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप किसी खास बंदे की बात नहीं कर रहे। जैसे अगले वाले सेंटेंस में आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि हम खास बंदे की बात कर रहे हो। नंबर 2 क्या है, वो काउंटेबल है, मैन डेफिनेटली काउंटेबल है, और काउंटेबल होने के साथ साथ वो क्या है, सिंगुलर है। अगर ये MEN मैन होता तो हम इसको प्लूरल करते और हम इससे पहले कभी भी कोई आर्टिकल यूज ना करते। अब ये नाउन पूरी नस्ल इंसानी के बारे में नहीं है और ना ही किसी खास पर्सन के बारे में है, तो ये हमारी 3 कंडीशंस को पूरा करेगा। तो फिर हम इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके साउंड के लिहाज से इससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। वो ए भी हो सकता है, वो एन भी हो सकता है, चूंकि ये कॉन्सोनेंट लेटर है तो हम आ मैन लिखेंगे। अब थर्ड सेंटेंस देखिएगा, डैश मैन हु इज स्टैंडिंग देयर। अब हम खास पर्सन की बात कर रहे हैं, हम उस आदमी की बात कर रहे हैं जो वहां पर खड़ा हुआ है, और खास बनाने के लिए यहां पर उस आदमी को खास बनाने के लिए क्या यूज किया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है। तो जब हम बात ही स्पेसिफिक पर्सन की कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम इससे पहले बेटे क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, मैन के साथ कोई आर्टिकल पहले वाले सेंटेंस में यूज नहीं हुआ, सेकंड वाले में इंडेफिनेट आर्टिकल यूज हुआ, थर्ड वाले में डेफिनेट आर्टिकल यूज हुआ है। अब मुझे बताइएगा कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने किसी भी नाउन को कैसे सेंटेंस में जस्टिफाई करना है, कि उससे पहले कौन सा नाउन, उससे पहले आर्टिकल आना चाहिए या नहीं, और अगर आना चाहिए तो कौन सा नहीं आना चाहिए। अब देखें, अगर कोई स्टूडेंट मुझे आके कहता है कि सर चेयर से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, सर टेबल से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इररेलीवेंट क्वेश्चन है कि टेबल, चेयर, किसी भी नाउन से पहले, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे। मैं जब तक सेंटेंस नहीं पढ़ूंगा, मैं जब तक सेंटेंस नहीं समझूंगा, आप जब तक सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे सेंटेंस नहीं समझेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि इससे पहले आर्टिकल आना है या नहीं आना। वो सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल के कुछ रूल्स हैं जिनको आपको पता है कि इन चीजों से पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल लिखना। अदरवाइज कॉमन नाउन कोई भी होगा तो आपने ये देखना है कि आप उसको यूनिवर्सल ट्रीट कर रहे हो, आप उसको कॉमनली ट्रीट कर रहे हो या प्रॉपर्ली ट्रीट कर रहे हो। यूनिवर्सल ट्रीट कर रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, प्रॉपर्ली ट्रीट कर रहे हैं तो डेफिनेट आर्टिकल आएगा, और अगर कॉमनली ट्रीट कर रहे हैं तो फिर क्या, कौन सा आर्टिकल आएगा, इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा। अब जरा अपने क्वेश्चन पर वापस आइएगा। आपका क्वेश्चन है डैश गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। अब यहां पर पूरी दुनिया के सोने की बात हो रही है कि दुनिया में सोना जहां जहां पर भी है वो प्रेशियस ही है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को फर्ज करें, अगर मैं बोल दूं गोल्ड ऑफ सऊदी अरेबिया, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, द गोल्ड ऑफ सऊदी अरेबिया। फिर क्योंकि हम किसकी बात कर रहे होंगे, सिर्फ सऊदी अरेबिया की बात कर रहे होंगे, सऊदी अरेबिया के गोल्ड की बात कर रहे होंगे, तो यहां पर मुझे गोल्ड से पहले कोई भी आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये बात आपके सामने है कि गोल्ड चूंकि यहां पर यूनिवर्सली कॉमनली ट्रीट किया गया है तो इससे पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा डेल्टा। और यही वजह मैं आपको ये कह रहा हूं, ये डिस्कशन देखकर, पहले एमसीक्यूज की डिस्कशन देखकर ही आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्यों कहता हूं कि अगर आप पास्ट पेपर्स को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं तो पास्ट पेपर के 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करना बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे आपने किसी इदारे या टीचर के बनाए हुए 10 एफएलपीज को डिस्कस कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, या आपने 100 से 200 एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश इंफॉर्मेशन ही हैड वाज क्वाइट रिलायबल। अब मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ाकर आया हूं क्वांटिफायर का। देखें,
मैंने आपसे कहा जिस तरह हमारे पास नाउन दो तरह के होते हैं, इसी तरह हमारे पास क्वांटिफायर भी दो तरह के होते हैं। काउंटेबल क्वांटिफायर काउंटेबल नाउन के लिए होता है, अनकाउंटेबल क्वांटिफायर अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। मैं कभी भी नहीं बोल सकता मच बुक्स, मैं कभी भी नहीं बोल सकता मैनी पेट्रोल, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये इनके साथ अग्री नहीं करता। जिस तरह का नाउन होगा उसी तरह का क्वांटिफायर होना चाहिए। और हमारे पास है दो तरह के क्वांटिफायर। काउंटेबल क्वांटिफायर कौन से हैं? फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, मैनी नंबर। अनकाउंटेबल क्वांटिफायर कौन से हैं? लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, अमाउंट और मच। और फिर हमारे पास वो क्वांटिफायर हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होते हैं, उनके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर हमने इनके तीन तीन वर्जन देखे थे जो हमारा यहां पर क्वेश्चन है। देखिए तीन तीन वर्जन क्या थे? फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल। जब आप इनको विदाउट आर्टिकल लिखते हैं ना, तो इसका मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब होता है नियर टू नथिंग। ऐसी तादाद या ऐसी मिकदार जिसको आप नेगेटिवली बोलते हैं कि यार कुछ ना होने के बराबर, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लिटिल या फ्यू। जैसे अगर मैं हमेशा से आपको बोलता हूं, जैसे मैं कहता हूं देयर आर फ्यू ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान, तो इसका मतलब है पाकिस्तान में ईमानदार सियासतदान ना होने के बराबर है। देयर वाज लिटिल वाटर इन द जग, देयर वाज लिटिल वाटर इन द जग का मतलब क्या है? कि जग में पानी नहीं था, ना होने के बराबर था। और अगर आपने पॉजिटिवली कहना हो कि कुछ क्वांटिटी है, कुछ मिकदार है, तो सम के लिए आप थोड़ी सी मिकदार या थोड़ी सी तादाद के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? आ फ्यू या आ लिटिल। और जब आपने स्पेसिफाई करना हो, जब आप स्पेसिफिक क्वांटिटी या स्पेसिफिक नंबर की बात करेंगे, तो देन आपको बेटे क्या लिखना होता है? दा फ्यू और दा लिटिल। जैसे ये वाला सेंटेंस आपके पास, डैश इंफॉर्मेशन ही हैड वाज क्वाइट रिलायबल। जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसके पास है ना, वो बड़ी रिलायबल है। इसका मतलब हम दो बातें कर रहे हैं। एक तो हम इंफॉर्मेशन चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन की वजह से हम क्या लिख रहे हैं? लिटिल। और दूसरा चूंकि हम खास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसके पास है, तो फिर इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे? द लिटिल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा बनेगा? द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड वाज क्वाइट रिलायबल। लिटिल नहीं होगा, इसका मतलब तो कुछ भी नहीं होता। आ लिटिल मतलब थोड़ा सा, और लिटर आपको पता है वेस्ट को बोलते हैं, कूड़े को बोलते हैं। तो ये तो यहां पर सूट ही नहीं करता। ये सिर्फ चार ऑप्शन को पूरा करने के लिए डेल्टा ऑप्शन बनाई गई है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा? यहां पर अल्फा। ये पूरा टेबल आपने याद रखना है क्वांटिफायर का, कि जिस तरह का नाउन होगा उसी तरह का क्वांटिफायर होना चाहिए। उसके बाद है बेटे हमारे पास हियर इज द वीडियो यू आस्क्ड। अच्छा देखें, जब मैंने ये 2024 का रिकंडक्टेड पेपर देखा ना, तो जो पेपर मेरे सामने आया, अब मुझे नहीं पता कि वो यूनिवर्सिटी का पेपर जो किसी बच्चे ने पिक लेकर शेयर किया हुआ था, या किसी इदारे ने या किसी बच्चे ने बनाया। मतलब ऑथेंटिसिटी, मतलब मैं अगर 100% अगर बोलूं कि यही पेपर अगर बच्चों को करने के लिए दिया गया था, तो बड़े बड़े बेहुदा से क्वेश्चन भी इसमें शामिल है। बेहुदा से क्वेश्चन का मतलब क्या है? ऐसे क्वेश्चन जो पहली दफा पढ़ने से पूरे हो जाते हैं। जैसे देखिए, हियर इज द वीडियो यू आस्क्ड डैड। अब जब आस्क के बाद आप लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन ही प्रेपोजिशन का है, तो ए एंड दा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ए की ऑप्शन आपके पास ठीक हो सकती है, डैट इज 4। लेकिन फिर मेरे ध्यान में ख्याल आया कि शायद हो सकता है ये क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी पे मैं क्वेश्चन मार्क उठा सकता हूं। शायद हो सकता है ये एक्चुअल क्वेश्चन 4 के बारे में ना हो, ये एक्चुअल क्वेश्चन किसके बारे में हो? दा के बारे में हो, कि हियर इज डैश वीडियो यू आस्क्ड फॉर। हो सकता है फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या हो? नो आर्टिकल, और ये क्वेश्चन हो कि हेयर इज, और यहां पर दा की जगह पर ब्लैंक दिया हुआ हो, हेयर इज डैश वीडियो यू आस्क्ड फॉर, कि ये वो वीडियो है जिसके बारे में आपने पूछा था, जिसके बारे में आपने कहा था। तो चूंकि हम स्पेसिफिक कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक वीडियो की बात कर रहे हैं, वही बात जो इससे पहले हम कर आए हैं, तो इसका मतलब हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आस्क के बाद ब्लैंक है तो वो एक ही सेंटेंस, एक ही ऑप्शन सही बन सकती है, दैट इज 4। उसके बाद है बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आइडेंटिफाई द एरर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए 4 ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहली बात की याद रखिएगा, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इन गुड ऑफ हाई स्पिरिट्स, ये तो हमारे पास वैसे ही सारे का सारा गलत है। या तो ये होना चाहिए इन गुड स्पिरिट्स, या होना चाहिए इन हाई स्पिरिट्स। इन गुड ऑफ हाई स्पिरिट्स ये रिडेंट है। रिडेंट आप समझते हैं ना,
कि जब भी हम सेम आइडिया को रिपीट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिडेंसी बोलते हैं, रिडेंडेंसी बोलते हैं। जैसे फर्ज करें आपके पास कुछ वर्ड आप रिडेंडेंसी की एग्जांपल में पढ़कर आते हैं, आप बोलते हैं रिटर्न बैक। अब रिटर्न का मतलब भी वापस आना होता है और बैक का मतलब भी वापस आना होता है, तो आपको रिटर्न बैक बोलने की जरूरत नहीं होती, ये रिडेंट वर्ड है। आपको या तो रिटर्न बोलना है या आपको कम बैक बोलना है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह आप बोलेंगे एडवांस फॉरवर्ड। अब एडवांस का इटसेल्फ मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। जब एडवांस का इटसेल्फ मतलब आगे बढ़ना होता है तो आपको उसके साथ फॉरवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ या तो एडवांस लिखेंगे या आप गो फॉरवर्ड लिखेंगे। इसी तरह यहां पर आप या तो इन गुड स्पिरिट्स लिखेंगे या आप इन हाई स्पिरिट्स लिखेंगे। इन गुड ऑफ हाई स्पिरिट्स लिखने की जरूरत आपको नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारा अल्फा ऑप्शन क्या है, गलत। उसके बाद बीटा ऑप्शन पे जब हम आएंगे तो हम देखते हैं दिस लिखा हुआ है और दिस के बाद क्या लिखा हुआ है, लेटर्स। अब लेटर जो है वो दिस के साथ अग्री नहीं करता, एस नहीं आना चाहिए, दिस के साथ सिंगुलर नाउन आना चाहिए और वैसे भी वर्ब भी सिंगुलर ही लिखा हुआ है, तो यहां पर लेटर्स की वजह से हमारा बीटा ऑप्शन क्या होता है, गलत। और अगर आप डेल्टा ऑप्शन देखेंगे तो डेल्टा ऑप्शन में आई होप द लेटर फाउंड यू, ठीक है। चलें, हम फाउंड को तो इतनी गलती का एरर नहीं बना सकते, लेकिन यहां पर जो एक्चुअल एरर है वो हमारे पास क्या है, स्पिरिट की जगह के स्पेलिंग गलत है और यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्प्राइट लिखा हुआ है, दैट इज नॉट गुड। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या बनेगा, चार्ली। आई होप लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ स्पिरिट्स। लेकिन मैं ये समझता हूं कि यहां पर लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ वर्ड मिसिंग है। इन चार में से जो करेक्ट ऑप्शन हमारी बनती है वो चार्ली है, लेकिन यहां पर यहां तो कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए, मतलब यहां पर कोई ना कोई प्रोनाउन एडजेक्टिव होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं आई होप दिस लेटर या आई होप माई लेटर, पॉजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए, या हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होना चाहिए, यानी कि दिस डैट होना चाहिए। तो वर्ड मिसिंग जरूर है, आई होप डैश लेटर फाइंड्स यू। तो यहां पर अगर आप इन चार ऑप्शन में से देखेंगे तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, चार्ली। और अगर यहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगा दिया जाए तो ये बड़ा बेहतरीन परफेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। मैं आपको अभी हमने 2024 का पहले वाला जो पेपर था उसमें हमने इसको डिस्कस किया और मैंने आपको बताया कि ये सेंटेंस की वो काइंड्स के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो जिनके बारे में, जो क्लॉजेस के बारे में होती है। अगर एक क्लॉज है और एक क्लॉज डेफिनेटली क्या रहने वाली है, इंडिपेंडेंट, तो आपका सेंटेंस क्या होगा, सिंपल। अगर आपके पास दो क्लॉजेज हैं तो आपका सेंटेंस कंपाउंड भी हो सकता है, कम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो क्या होगा, कंपाउंड। अगर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट है तो क्या होगा, कम्प्लेक्स। और अगर आपके पास तीन क्लॉजेज हैं उनमें से दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट है तो फिर आपके पास सेंटेंस क्या होगा बेटे, कंपाउंड कम्प्लेक्स होगा। और मैंने आपको बोला था सिर्फ आपको 5 चीजें याद रखनी है। 5 चीजें कौन सी हैं, नंबर 1 क्या है, सेमीकोलन। नंबर 2 आपके पास क्या है, कॉमा प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कि फैन बॉयज, ठीक है। और नंबर 3 आपके पास क्या है, सेमीकोलन और कंजंक्टिव एडवर्ब्स, ठीक है। जब ये बात आती है ना तो मैं इसको डिटेल के साथ इसलिए बता देता हूं कि मेरे बार बार रिपीट करने से आपके दिमाग में ये छप जाए किसी तरह से। इन तीनों सूरतों में आपने समझ जाना है कि आपके सेंटेंस की दोनों क्लॉजेस कौन सी हैं, इंडिपेंडेंट, और आपके सेंटेंस की काइंड कौन सी है, कंपाउंड। और अगर आपके सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है या आपके सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो आपने समझ जाना। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके पास कौन सी होती हैं, इफ वाली होती हैं। इफ होता है, व्हेन होता है, व्हाइल होता है, सिंस होता है, बिकॉज होता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास क्या होते हैं बेटे, हु है, हुम है, हुज है। जहां पर आपके पास ये दो चीजें आ जाएंगी तो आपने समझ जाना है कि आपकी एक क्लॉज इंडिपेंडेंट है और एक क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट। तो आपका सेंटेंस क्या है, कम्प्लेक्स। जैसे यहां पर आप सेंटेंस में देखेंगे यहां पर वेयर लिखा हुआ है, वेयर हमारे पास बेटे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से हमें समझ में आती है कि एक क्लॉज हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट, जिसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, और सेकंड क्लॉज हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां पर कौन सा चलेगा, कंप्लेक्स सेंटेंस चलेगा। रिलेटिव प्रोनाउन हमें पहली दफा में बता देता है कि दो क्लॉजेज हैं, दोनों क्लॉजेज को
कंबाइन करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया, तो रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से हमारा सेंटेंस बेटे क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहेगा। उसके बाद है हमारे पास चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहां पर हमारे पास जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है सिलोटे, और सिलोटे का मतलब होता है शेप या आउटलाइन को हम बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो वर्ड दिया गया था इस पेपर में रिकंडक्टेड वाले में, स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब हमारे पास क्या होता है, नेचुरली, ऑटोमेटिकली। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं वो कौन कौन से हैं, दोनों में ही हमारे पास कौन कौन से हैं, चार्ली चार्ली हैं, तो इनको देख लीजिएगा स्पेलिंग्स को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। और हमने अभी हमारे पास इससे पहले वाला जो 2024 का पेपर है ना, ये तो रिकंडक्टेड है ना, हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो 2024 का पेपर था उसमें भी इन्वर्जन का सेंटेंस आया, और उसमें भी मैंने आपको बताया कि आपने चारों कंडीशनल सेंटेंसेस की इन्वर्जन स्ट्रक्चर याद रखने हैं कि जीरो कंडीशन का इन्वर्जन नहीं होता, और जहां पर भी इन्वर्जन आ जाए, इन्वर्जन का मतलब क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। कंडीशनल में जब आप इन्वर्जन की बात करते हैं तो आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं लिखते, यानी कि इफ नहीं लिखते, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन आपने स्टार्ट करनी है शुड से, सेकंड कंडीशन स्टार्ट करनी है वर से, और थर्ड कंडीशन स्टार्ट करनी है हैड से। शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर के साथ 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, और सेकंड क्लॉज में किसी भी स्ट्रक्चर के इन्वर्जन में सेकंड क्लॉज में कोई चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। तो यहां पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा, ये 2024 में भी क्वेश्चन था जो हमारे पास रिकंडक्टेड से पहले ओरिजिनल पेपर हुआ, तो यहां पर जो हमारे पास चलेगा, हैड शी गॉन देयर शी वुड हैव कंट्रोल्ड द सिचुएशन। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, अनलेस डैश नाउ। अब जैसे ही हम नाउ का वर्ड पढ़ लेते हैं ना, तो नाउ का मतलब हमें फौरन समझ में आ जाता है कि नाउ का मतलब क्या है, कि यहां पर हमारे पास टेंस कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब हम विल स्टार्ट नहीं लिखेंगे और आर स्टार्टिंग कंटिन्यूअस में नहीं लिखेंगे। और वैसे भी याद रखिएगा, जहां पर भी अनटिल या अनलेस आ जाए ना फ्यूचर के लिए, ठीक है, तो आपने उनके साथ सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज करना होता है। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज करना है, और नंबर 2 इन दोनों के बाद कभी भी नेगेटिव स्ट्रक्चर आपने नहीं लिखना होता, बल्कि कौन सा स्ट्रक्चर लिखना होता है, एफर्मेटिव। यानी कि बोलने में, ट्रांसलेशन में ऐसा ही होता है कि अगर अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक अभी हम स्टार्ट नहीं करते, तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे अनलेस वी डू नॉट स्टार्ट, क्योंकि अनटिल और अनलेस के बाद आपने याद रखना है, अनटिल और अनलेस के बाद आपने कभी भी नेगेटिव नहीं लिखना है, आपने हमेशा क्या लिखना है, एफर्मेटिव, जिसकी वजह से यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, अल्फा, यानी कि स्टार्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, आई सपोज डैश व्हेन वी स्टार्ट। आई सपोज डैश व्हेन वी स्टार्ट, तो जैसे हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, हमें ट्रांसलेशन समझ में आती है कि वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो कहता है, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्या हो रहा होगा, बारिश हो रही होगी। तो इसलिए हमारे पास यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटे, इट विल बी रेनिंग। आप समझ लेते हैं, मैंने आपको बताया है कि जब भी एक सेंटेंस में 2 फ्यूचर क्लॉजेज आती हैं तो हम सेंटेंस में फ्यूचर के बाद फ्यूचर नहीं लिखते, हमें एक फ्यूचर के साथ दूसरा क्या लिखना होता है, प्रेजेंट लिखना होता है। तो प्रेजेंट चूंकि पहले लिखा हुआ है वो स्टार्ट, इसलिए यहां वाले को हम क्या किस में लिखेंगे बेटे, फ्यूचर में। और फ्यूचर में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, इट विल बी रेनिंग। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे क्या होगा, अल्फा। और ये सेंटेंस कैसे चलेगा, आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, शी जम्प्ड ऑफ द बस व्हाइल इट। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। देखें हमारे पास सेंटेंस है, शी जम्प्ड ऑफ द बस व्हाइल इट डैश। इस सेंटेंस में जो हमारे पास कीवर्ड है ना इस क्वेश्चन में, हमारा कीवर्ड है व्हाइल। ये याद रखिएगा, व्हाइल जहां पर भी आता है ना, तो उसके बाद हमने कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन बताना होता है। उसके बाद हमने क्या बताना होता है, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। शी जम्प्ड ऑफ द बस व्हाइल इट मूव्ड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, व्हाइल इट वाज मूविंग। पहली बात तो यह है, क्योंकि हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ, हमारा सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हुआ, तो हम क्या सेकंड क्लॉज भी किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए।
और अगली बात क्या है कि जैसे ही वाइल आएगा तो वाइल किसके लिए होता है, कंटिन्यूटी के लिए। तो मूव्ड नहीं होगा, हैड मूव्ड नहीं होगा, वुड हैव मूव्ड नहीं होगा, बल्कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, इट वाज मूविंग। वाइल याद रखिएगा, देखिए 3 वर्ड्स 3 एक्सप्रेशन आपने याद रखने हैं। वाइल है आपके पास, व्हेन है आपके पास और ड्यूरिंग है आपके पास। ड्यूरिंग के साथ आपने नाउन लिखना होता है, और नाउन कौन सा लिखना होता है, इवेंट फॉर्म वाला नाउन लिखना होता है। इवेंट फॉर्म वाला नाउन आपके पास क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं क्लास, जैसे आप बोलते हैं लेक्चर, जैसे आप बोलते हैं सेरेमनी, जैसे आप बोलते हैं फेस्टिवल। यानी कि आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि व्हेन फेस्टिवल, वाइल फेस्टिवल, आप क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग फेस्टिवल, ड्यूरिंग क्लास, ड्यूरिंग लेक्चर। और व्हेन के साथ आपने क्या लिखना होता है, व्हेन के साथ आपने टेंस लिखना होता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। और वाइल के साथ आपने याद रखना, आपने हमेशा क्या लिखना होता है, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन लिखना होता है। वाइल के साथ आप इंडेफिनिट या परफेक्ट नहीं लिखते, बल्कि वाइल के साथ आप क्या लिखते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन बताते हैं हमेशा। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, वाइल इट वाज मूविंग। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा बेटे, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हेन आई वाज अ बैचलर। देखिए बड़ा क्लियर कीवर्ड जो हमें मिलता है ना, वो हमारे पास यहां पर क्या है, व्हेन। व्हेन हमारे पास क्या है, व्हेन है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और जब भी हमारे पास सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कंडीशनल सेंटेंस में जब हम इफ लिखते हैं तो हमारे पास 2 क्लॉजेज होती हैं। एक क्लॉज हमारे पास क्या होती है, डिपेंडेंट, जो भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ आती है। और सेकंड क्लॉज हमारे पास बेटे कौन सी होती है, सेकंड क्लॉज हमारे पास होती है इंडिपेंडेंट। जब भी हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आता है सेंटेंस में तो आपने समझ जाना है, आपको दोनों क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए क्या लिखना होता है, कॉमा लिखना होता है। जब भी आपके पास एक क्लॉज डिपेंडेंट होगी, दूसरी इंडिपेंडेंट होगी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आएगा तो आपने इसको कंबाइन करने के लिए कॉमा लिखना है। लेकिन याद रखना है, अगर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले लिख देते हैं और हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दरमियान में लिख देते हैं तो फिर आपको कॉमा लिखने की जरूरत नहीं होती। याद रखिएगा, ये वाला रूल भी आपने याद रखना है कि अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दरमियान में आ जाए तो फिर आपको कॉमा लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहां पर बेटे जो पंक्चुएशन मार्क आपके पास आएगा वो आपके पास कौन सा आएगा, कॉमा। सेमी कॉलन हम तब लिखते हैं जब हम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन कर रहे हो, ठीक है। कॉलन हम तब लिखते हैं जब हम लिस्ट बना रहे हो या हम ऐसी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन कर रहे हो जिसमें सेकंड वाली क्लॉज फर्स्ट वाली क्लॉज को क्या कर रही हो, डिफाइन कर रही हो। हमने 2023 में वो डिस्कस भी किया बड़ी डिटेल के साथ। कॉमा हम यूज करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को कंबाइन करने के लिए। पोस्टरोफी तो पोजेशन के लिए होता है, वो तो क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए होता ही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द सेंटेंस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और मैंने जब पंक्चुएशन की 1 शॉट सीरीज बनाई थी तो मैंने उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस भी इसके लिखवाए थे, ठीक है। मैंने आपको कहा याद रखिएगा, जब भी आपने प्लूरल बनाना है, प्लूरल ऑफ लेटर्स, जब भी आपने लेटर्स का प्लूरल बनाना है ना, तो लेटर्स का प्लूरल किसके साथ बनता है, पोस्टोफी एस के साथ। जैसे देखें, मैं सेंटेंस बोलता हूं कि देयर आर 2 पीज, देयर आर 2 पीज इन एप्पल, कि एप्पल में कितने पी होते हैं, एप्पल में 2 पी होते हैं। जब मैंने एप्पल में 2 पी बताने हैं ना, तो मैं 2 पी बताने के लिए क्या यूज करूंगा, एपोस्ट्रोफी एस। तो मुझे पीज एस के साथ नहीं लिखना, मुझे पी एपोस्ट्रोफी एस के साथ लिखना है। इसी तरह यहां पर जब हम पोजेशन बता रहे हैं तो यहां पर हमें आई के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लिखना और टी के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लिखना है। जैसे एक और सेंटेंस होता है, ये तो है ना, डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज। एक और होता है, याद रखिएगा, बड़ा ही अच्छा है, वो सेंटेंस होता है माइंड योर पीज एंड क्यूज। माइंड योर पीज एंड क्यूज का मतलब क्या होता है, वैसे इसका मतलब इडियोमेटिक मीनिंग होता है कि अपने ना जरा रवैये पर, अपने मिजाज पर जरा गौर करें, अपनी जुबान को लगाम दें, अपनी हाथों को लगाम दें। माइंड योर पीज एंड क्यूज का मतलब होता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दोनों पीज को, पीज और क्यूज दोनों को क्या किया गया है, एपोस्ट्रोफी एस के साथ प्लूरल बनाया गया। जैसे यहां पर भी हमें दोनों आईज एंड टीज को क्या करना है, एपोस्ट्रोफी एस के साथ लिखना है। अल्फा में नहीं लिखा हुआ टी के साथ, बीटा में कोमा लिखा हुआ है जो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है।
चार्ली में दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है, लेकिन योर के साथ एमी फजूल में एपोस्ट्रोफी का साइन लगा दिया गया। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा? करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। ये रूल याद रखिएगा कि प्लूरल का, लेटर का प्लूरल बनाने के लिए आपको हमेशा क्या लिखना होता है? एपोस्ट्रोफी एस लिखना होता है। उसके बाद क्वेश्चन 14, 15, 16 हमारे पास कौन से क्वेश्चन है? सिनोनिम्स के। और मजे की बात ये थी कि 2024 के जो रिकंडक्टेड पेपर में सिनोनिम्स थे उनमें हैरान कुन तौर पर वो क्वेश्चन थे जो कि वोकैब के, जो कि आपके पास 2023 में थे। जैसे देखिए बैशफुल हम पहले भी पढ़ कर आए कि बैशफुल का मतलब क्या होता है हमारे पास? बैशफुल का हमारे पास मतलब होता है टिमिड। बैशफुल का मतलब हमारे पास होता है शायद। तो हमारे पास सिनोनिम कौन सा बनेगा? एम्बैरेस्ड। रिलेक्टेंट का मतलब होता है नॉट रेडी और हेजिटेंट, हम इसका सिनोनिम लेंगे। क्यूरियस का मतलब होता है जो किसी चीज के बारे में जानना चाहता है, तो हम इसका सिनोनिम कौन सा लेंगे? कीन। क्यूरियस उसमें शामिल नहीं था, लेकिन बैशफुल और रिलेक्टेंट ये दोनों वर्ड थे जो 2023 के पेपर में थे, शहीद कारली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के पेपर में। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 17, ही वाज सिटिंग हेयर द गिवन सेंटेंस इज। अब देखें मेरा नहीं ख्याल के पेपर में इस तरह की ये 4 ऑप्शन होंगी, लेकिन मेरे सामने जो पेपर आया उसमें ये 4 ऑप्शन थी। अगर वो पेपर में ये 4 ऑप्शन थी तो बिलीव भी एक ब्लंडर था, क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव ये दोनों टेंस सेम टेंस के नाम है। हम प्रेजेंट हम कंटीन्यूअस को ही प्रोग्रेसिव बोलते हैं, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। और पास्ट कंटीन्यूअस को क्या बोलेंगे? पास्ट प्रोग्रेसिव। तो मेरा तो ख्याल है कि एक ब्लंडर था जिसमें से अल्फा और चार्ली दोनों ठीक होने चाहिए। लेकिन अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड और लो फ्रीक्वेंसी वर्ड के लॉजिक को देखते हैं कि ज्यादातर किसका नाम लिया जाता है या असली नाम क्या है, तो असली नाम या ज्यादातर लिया जाने वाला नाम तो डेफिनेटली कौन सा हमारे पास? पास्ट कंटीन्यूअस। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? चार्ली। अदरवाइज पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव दोनों सेम टेंस के नाम है, दोनों में जरा सा भी कोई फर्क नहीं है। उसके बाद है आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years, और ये पिछले 3, 4, 5 साल, 3 साल से आप कह लें, यानी कि 3 साल का मतलब है 2020, हाँ 3 साल नहीं, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024, ये इन सालों का फेवरेट 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन में से एमसीक्यू। और मैं आपको बार बार ये क्वेश्चन बड़ी डिटेल के साथ समझाता हूं जब भी सामने आता है, अगरचे इसमें 2, 4, 5 मिनट ज्यादा लग जाते हैं, लेकिन हर दफा फिर भी मैं आपको कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई नया एग्जांपल, कोई ना कोई नया सेंटेंस देकर जाता हूं। आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years, और फिर वही बात कि जहां पर भी 4 या सिंस आ जाएगा तो 4 या सिंस का मतलब है कि हमें टेंस कौन सा चाहिए? परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, अनटिल अनलेस पास्ट कंटीन्यूअस का कोई कीवर्ड शामिल ना हो। तो यहां पर हमें परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस हमारे पास क्या है? हैव बीन स्टडिंग। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? चार्ली। और मैं अरेंजमेंट आपको बताता रहता हूं, याद रखिएगा, अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस ऑप्शन क्वेश्चन में शामिल ना होती तो फिर आप बेटे किस पे जाते? परफेक्ट पे। और अगर परफेक्ट ना होती तो फिर आपने किस पे जाना है? कंटीन्यूअस पे। और अगर कंटीन्यूअस ना होगी तो फिर आपने किस पे जाना है? इंडेफिनिट पे जाना है। ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो आपने याद रखना है, जैसे आपके पास 2023 में भी क्वेश्चन था, 2023 शहीद कारली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो पेपर था उसमें भी एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था जी हमारे पास? क्वेश्चन था द टाउन डैश इट्स पेरेंट्स कंप्लीटली सिंस 1980, और सिंस 1980 या 4 अगेन वही बात। आप ये तो समझते हैं कि सिंस हम किसके लिए लिखते हैं? सिंस हम लिखते हैं स्टार्टिंग टाइम के लिए, और 4 हम किसके लिए लिखते हैं? ड्यूरेशन और पीरियड के लिए। तो यहां पर सिंस 1980 लिखा हुआ था, तो हमें टेंस चाहिए था परफेक्ट कंटीन्यूअस, लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस तो ऑप्शन में था नहीं, तो फिर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया? हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बना हैज चेंज्ड। और अगर इन केस अगर हैज चेंज भी ऑप्शन में ना होता तो फिर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता? इज चेंजिंग। और इन केस अगर इज चेंजिंग भी ना होता तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता? चेंजेस होता। लेकिन ये डिपेंड करता ऑप्शन के ऊपर। और इसमें जो सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन बनाया जाता है ना, और जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, मैं स्टार कर रहा हूं इसको, वो ये वाला सेंटेंस है, ही डैश मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जैसे ही बच्चों ने 4 या सिंस पढ़ा ना,
तो बच्चों के फौरन ज़हन में आ जाता है कि जी सर ने बताया हुआ है, टीचर ने बताया हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि यहां पर कौन सा टेंस आना चाहिए, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस कौन सा लिखा हुआ है, हैज बीन नोइंग, और बच्चे जज्बात में खुशी खुशी करेक्ट ऑप्शन कौन सा कर देंगे, हैज बीन नोइंग। लेकिन याद रखिएगा ये हैज बीन नोइंग ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि नो को एज वर्ब आईएनजी आप सेंटेंस में यूज नहीं करते। नो की आईएनजी फॉर्म को नाउन के तौर पर तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्ब के तौर पर आप यूज नहीं करेंगे। हैज बीन नोइंग आपके पास वर्ड नहीं होगा, इज नोइंग आपके पास सही टेंस नहीं होगा। तो यहां पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बेटे बनेगा वो कौन सा बनेगा, ही हैज नोन। अब अगर हैज नोन की जगह पर इज नोइंग है तो फिर भी गलत है, और नो तो वैसे ही गलत है। क्या होना चाहिए, नोज होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपके पास कौन सा बनेगा, चार्ली। तो याद रखिएगा नो का आईएनजी फॉर्म एज वर्ब आप सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हैज बीन नोइंग ऑप्शन यहां पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हमें किस ऑप्शन पे जाना पड़ता है, हमें परफेक्ट पे जाना पड़ता है। और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी बनती है, चार्ली। वो क्वेश्चन है जो आता है पेपर में और बच्चे इसमें से जानबूझकर गलतियां करते हैं। तो ये था बेटे हमारे पास एमडी कैट 2024 रिकंडक्टेड शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो 3-4 पेपर होने वाले हैं वो बलूचिस्तान के होने वाले हैं, फिर हम केपीके के करेंगे और फिर दोबारा हम पंजाब वाले पेपर पे आएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे सूबे का, हमारे प्रोविंस का पेपर डिस्कस करें। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं इंग्लिश के लिए खास तौर पे, आप किसी भी सूबे से ताल्लुक रखते हैं, आप किसी भी सूबे का पास पेपर प्रैक्टिस करें, वो आपके लिए सेम वैल्यू सेम वर्थ रखता है। आप ऐसा नहीं कह सकते, पंजाब का बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं अगर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का पेपर डिस्कस करूंगा तो वो मेरे लिए वैल्यू या वर्थ नहीं रखता। इंग्लिश में सारे सूबों का सेम वैल्यू सेम वर्थ है, टेक्स्ट बुक का इसमें कोई सीन नहीं है। तो ग्रामर है तो ग्रामर तो सब में सेम होती है। तो ये था बेटे हमारे पास 2024 रिकंडक्टेड। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो होंगे, नेक्स्ट पेपर हमारे पास वो कहां से होंगे, बलूचिस्तान के होंगे। विश यू ऑल दी बेस्ट। ढेर सारी कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, अच्छे अच्छे से नंबर लेने हैं। और जब भी दुआओं के लिए हाथ उठाने हैं सर अजीम को नाम लेकर याद रखना है दुआओं में। नमाज नहीं छोड़नी है, कुरान नहीं छोड़ना है, पढ़ते रहना है। और इसी के साथ ही अस्सलाम वालेकुम, विश यू ऑल दी बेस्ट, अल्लाह हाफिज।